जोहार द फॉलोअप के इस लाइव बातचीत में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इसके पहले कि हम लोग बातचीत शुरू करें, राज्य के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर आप तमाम दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज चूंकि स्थापना दिवस है, इसलिए रखा है, जो टॉपिक रखा है आज के इस बातचीत की, वो भी जो है 25 वर्षों के सफरनामे को लेकर के ही है कि कैसे जो है झारखंड की राजनीति बदली है। मुझे लग रहा है कि कोई तकनीकी प्रॉब्लम है। अमित, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है कुछ? तो ये जो 25 वर्षों का जो झारखंड रहा है, और बाबूलाल मरांडी से हेमंत सोरेन तक जिन जिन लोगों ने सत्ता का नेतृत्व किया, जिन लोगों ने झारखंड को संवारा, जिनको मौका मिला था संवारने का, उन लोगों ने कैसे झारखंड को आगे बढ़ाया, उन लोगों की भूमिका क्या रही। और वो हेमंत सोरेन, जो कि दिवंगत शिबू सोरेन के बेटे के तौर पर राजनीति में तो आए, लेकिन पिता की छत्र छाया से निकल करके कैसे राज्य के सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित हुए, ये सारी बातचीत जो है आज हम लोग करेंगे। झारखंड राज्य गठन के वक्त आखिरकार बाबूलाल मरांडी ही क्यों राज्य के पहले प्रथम मुख्यमंत्री बने, उस वक्त और किनका नाम चल रहा था, बहुत ही कम समय का अवसर उनको क्यों मिला, अर्जुन मुंडा की भूमिका क्या रही, शिबू सोरेन की भूमिका बतौर मुख्यमंत्री क्या रही, मधु कोड़ा से लेकर के रघुवर दास तक, इन सारे लोगों पे हम लोग आज बातचीत करेंगे, संक्षेप में ही सही, लेकिन कोशिश करेंगे कि दरअसल झारखंड की राजनीति कैसे बदली जब से झारखंड अलग हुआ। आज 25 साल का हो गया। आज आप देख रहे होंगे फॉलोअप के जरिए या फिर दूसरे जो कई चैनल जो लगातार स्थापना दिवस समारोह को कवर कर रहे हैं, 2 दिनों तक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। आज चूंकि बिरसा मुंडा का भी आज 150वीं जयंती है, तो इस पे भी एक कार्यक्रम हुआ जो कि उलिहातू गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और राज्यपाल संतोष गंगवार भी गए हुए थे, केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव भी वहां उपस्थित थे। उसके बाद मोराबादी में जो स्थापना दिवस समारोह हो रहा है, उसमें भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार मौजूद हुए और शामिल हुए। तो कल तक का कार्यक्रम है, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, एग्जीबिशन है, जतरा को लेकर के प्रदर्शनी है, तो बहुत सारी बातें जो आयोजन जो कवर हो रहा है उसके जरिए तो हम लोग बता ही रहे हैं। लेकिन इससे इतर जो महत्वपूर्ण है कि कैसे झारखंड जो है बाबूलाल से लेकर के हेमंत सोरेन तक का जो सफर है, राजनीतिक तौर पे सत्ता में रह करके, विपक्ष में रह करके किसने किस तरीके की भूमिका निभाई, उस पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। द फॉलोअप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार हमारे साथ हैं, और इस लाइव बातचीत में हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज पांडे भी हैं। जितेंद्र सर से आज की जो ये बातचीत है वो इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है कि झारखंड बनने के दौरान से पहले भी जो है जितेंद्र सर यहाँ की पत्रकारिता में काफी सक्रिय रहे। झारखंड का गठन कैसे हुआ, उस प्रक्रिया को भी इन्होंने देखा, कैसे बीजेपी को सत्ता मिली, कैसे बाबूलाल जी आए, उनको प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये सारी बातचीत हम लोग आज करेंगे। और सर, आज तो सबसे ज्यादा बातचीत का जो केंद्र आप ही रहेंगे, आप ही से हम सवाल करेंगे, ज्यादा बाबा से भी सवाल करेंगे। लेकिन हम लोगों को ये समझाइए, पूरा एकदम रॉ टाइप का, बहुत ज्यादा अगर जो दर्शक हमारा देख रहे हैं जो समझना चाहें कि झारखंड जब बन रहा था तो किस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां थी, और किन परिस्थितियों में बाबूलाल मरांडी का नाम सामने आया और वो राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। क्योंकि हम लोग जो काफ़ी कम समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, 12-13 वर्षों का ही अनुभव है, तो हम लोग जब सुनते हैं तो बोला जाता है कि कड़िया मुंडा का नाम जो है सबसे ज़्यादा चल रहा था, लोग समझते थे कि वही दावेदार हैं, उन्हीं को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन उनको किनारे करके कैसे बाबूलाल जी की एंट्री हुई, इन सब चीज़ों से हम लोग शुरुआत करते हैं और एक एक करके हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, जब अविभाजित बिहार था जी। तो उस समय भाजपा का जो जनाधार था वो मूल रूप से दक्षिण बिहार में था। मतलब जो झारखंड का इलाका है, जी। यहाँ से भाजपा के विधायक अधिक जीतते थे। जी। और उत्तरी बिहार में भाजपा का जनाधार बहुत कमजोर था। तो भाजपा के जो भी रणनीतिकार थे केंद्र में, उन लोगों ने
इस तरह के जो क्षेत्र अलग अलग थे उसको अपने पाले में लाने के लिए, जैसे मध्य प्रदेश था तो मध्य प्रदेश का जो छत्तीसगढ़ का इलाका था वो भाजपाई इलाका था, तो इन इलाकों को 3 स्टेट बनाने का भाजपा ने निर्णय लिया। और उसके लिए तो अब विभाजित बिहार की विधानसभा में बहुत बहस हुई और बहुत तरह के विषय आए और बहुत तोड़ जोड़ से लेके, लेकिन अंततः जेएमएम भी अलग राज्य के गठन का पक्षधर था और भाजपा भी थी। भाजपा, आपको मालूम ही होगा कि भाजपा इस इलाके के लिए एक अलग वनांचल हाँ, मतलब गठन भी किया, अपना प्रादेशिक संगठन को 2 भाग में बांटा। उसके बाद जेएमएम का भी साथ मिला और भाजपा के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो दृढ़ थे जो हमको इन 3 राज्यों को का निर्माण करना है। मैंने झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, हाँ 3। तो ये लोकसभा में हम उस समय वहाँ पोस्टेड भी थे, प्रभात खबर में काम कर रहे थे और दिल्ली में मेरी पोस्टिंग, दिल्ली में रह करके उस समय आप जर्नलिज्म कर रहे थे। उस समय निर्माण के मतलब 1999 से लेकर 2001 तक, मतलब राजगठन से पहले से लेकर राजगठन के कुछ दिनों बाद तक। तो हुआ ये कि अलग राज्य तो बन गया, वाजपेयी के पसंद करिया मुंडा थे। करिया मुंडा वाजपेयी जी करिया मुंडा को सबसे पसंद कर रहे थे और वो उन्होंने कह दिया कि करिया मुंडा को मुख्यमंत्री बना के झारखंड भेज दिया गया। अब इस वाजपेयी जी के इस निर्देश के बाद जो झारखंड प्रदेश के भाजपा नेता थे या विधायक थे, वो लोग डरने लगे, कांपने लगे और इन लोगों को मालूम था जो करिया मुंडा जिस तरह के कड़क स्वभाव और व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो हम लोग का सरकार में कुछ चलना मुश्किल हो जाए। ऑनेस्ट हुई। तो इसके बाद एक रणनीति जो राजनीति में होती है, जो करिया मुंडा की जगह हम कैसे बाबूलाल जी को लाएं, इसकी रणनीति बनने लगी। इसके लिए तिक्रम शुरू हुआ। तो अब शुरू हुआ, हम थे दिल्ली में और बहुत नजदीक से इसको महसूस किए थे और देखे भी थे। तो हुआ क्या, जो वाजपेयी जी को कौन समझाएगा, ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्योंकि उस कद के नेता, और उस समय कैलाशपति मिश्र जो थे वो भी झारखंड और बिहार में प्रभावी नेता के रूप में थे। तो कैलाश जी को भी समझाना बहुत टेढ़ी खीर थी। यहाँ के मतलब यहाँ के विधायक हो या बड़े नेता हो, कोई उनके सामने में किसी की बोलती, जिम्मेदारी दी गई कि हम उसको एकदम क्लियर कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जो वाजपेयी जी को समझाने के लिए सबसे बेस्ट पर्सन अडवाणी जी हैं। अडवाणी जी अगर वाजपेयी जी को कुछ कहते हैं तो वो सुनेंगे। अब फिर आया सवाल, जो अडवाणी जी को आखिर कौन समझाए? अडवाणी जी समझेंगे तब वो वाजपेयी जी को समझाएंगे। तो अडवाणी जी को समझाने के लिए यहाँ के जो विधायक थे, जो नेता थे, उन लोगों ने यशवंत सिन्हा को चुना और यशवंत सिन्हा के पास ये लोग गए और यशवंत सिन्हा को मतलब समझाया गया जो इस तरह का स्थिति है और आप अडवाणी जी को बताएं। तो अडवाणी जी ने इन लोगों की बात में आकर या जिस कारण से हो, उन्होंने वाजपेयी जी के सामने यह प्रस्ताव दिया कि झारखंड के जो विधायक हैं, मुख्यमंत्री चुनने से पहले अगर उनकी राय ले ली जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो वाजपेयी इतना दूर तक समझ नहीं पाए और विधायक, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्टी उस समय मजबूत हो रही थी, पनप रही थी, तो विधायकों की राय लेने में क्या हर्ज है। वाजपेयी जी ने कह दिया जो विधायकों की राय ले ली जाए। अब विधायकों की राय लेने के लिए उस समय हम उस दिन थे क्यू में, प्रदेश कार्यालय में एक कमरे में कैलाश जी और एक और नेता थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो बैठे और एक एक करके भाजपा के विधायक प्रदेश राष्ट्रीय मुख्यालय है भाजपा का, उसमें प्रवेश करने लगे दिल्ली में। तो जैसे ही कोई विधायक अंदर जाता था, कैलाश जी का आदेश होता था, हाँ बताइए आपका क्या विचार है। इन लोगों की बोलती बंद रहती थी कैलाश जी के आगे। ये लोग चुपचाप सिर झुकाकर, सर
पार्टी का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है। पार्टी जो अच्छा चाहती है, एक दो जैसे ही ये विषय तो ये आने व्यवस्था तो अब तक चली आ रही है हर पॉलिटिकल पार्टी में। पार्टी से पार्टी जो निर्णय नहीं, मतलब उसमें ये देखा जाने लगा कि कोई विधायक खुलकर किसी को पसंद और नापसंद नहीं कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है। तब हुआ कि इस मतलब रायशुमारी से कैसे कैलाश जी को बाहर किया जाए। तो दूसरे माध्यमों से कहा गया जो कैलाश जी आप हट जाइए, आपके आगे आप देखे हैं जो 2-3 विधायक आए, किसी ने अपना सुझाव नहीं दिया, आपका लिहाज कर रहा है, आप बोल नहीं पा रहा है, इसलिए आप इससे हट जाइए। जैसे ही कैलाश जी उस रायशुमारी से बाहर हुए, पहले से तय था, और करिया जी को अन्य विधायक, मतलब बहुमत जो विधायक था वो पसंद कर नहीं रहा था। सारे लोग बाबूलाल मरांडी के नाम का पुरजोर समर्थन करने लगे, और अंत में रिजल्ट ये निकला, जो तय हो गया, जो अधिकतर विधायक जो बाबूलाल जी के पक्ष में है, इसलिए बाबूलाल जी मतलब यशवंत सिन्हा की भूमिका महत्वपूर्ण रही कि उन्होंने कन्विंस किया आडवाणी जी को और वाजपेयी जी को उस समय कि भाई आप ये विधायकों की रायशुमारी करा लीजिए। लेकिन ये जो आप जो बता रहे हैं सर कि करिया मुंडा को इसलिए लोगों ने दरकिनार किया क्योंकि वो एक तो ऑनेस्ट तो है ही, दूसरा है कि सख्त हैं, नीति सिद्धांत पे चलने वाले नेता हैं। तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के भीतर जो दूसरे लोग या फिर उस समय जो सहयोगी दल समता पार्टी जो अब की जदयू है, उन लोगों की जो भूमिका थी, उन लोगों के मन में था कि अगर करिया मुंडा बनते हैं मुख्यमंत्री तो हम लोगों की चलेगी नहीं, फिर बिल्कुल नहीं चलेगी। मतलब वो स्ट्रेट अपने हिसाब से चलाएंगे। तो इन लोगों को था कि भाई कोई एक ऐसा लाओ जिसको हम लोगों को भी सुने। मतलब आप ये बोल रहे हैं, बड़ी बात बोल रहे हैं सर कि मतलब राज्य के मतलब नींव के दौरान जो है समझौता की राजनीति शुरू हो, मतलब जो गड़बड़ घाला एक तरीके से जो है शुरू हुआ और बाबूलाल मरांडी उसके चेहरा बने। हाँ बिल्कुल, बाबूलाल मरांडी आए, लेकिन जिस उम्मीद के साथ बाबूलाल मरांडी को लाया गया, ठीक है कि बाबूलाल मरांडी को लेकर के इन लोगों के मन में रहा होगा कि नहीं हम लोग अपने हिसाब से भी कुछ कुछ कर पाएंगे, करा पाएंगे। बाबूलाल मरांडी क्या वाकई में उनके मन के अनुरूप काम किए? जब पहली दफा जब मिल गई जिम्मेदारी, बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी उस समय केंद्र में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री थे, तो वो गुरुजी के हराकर वहाँ गए थे, मतलब संसद में उनका एक धाक भी था। वो झारखंड से निकलकर देश दुनिया को भी समझ रहे थे, तो विजन तो बाबूलाल जी में था, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बाबूलाल जी का जो शुरुआती 2 साल का कार्यकाल है उसमें देखेंगे जैसे आपका मोराबादी के चारों ओर या बहुत सारे काम हुए, अब तो ये सब शुरू हुई, लेकिन भाजपा के पास अपना पूर्ण बहुमत था नहीं। लगभग जो याद हमको आता है, जो लगभग भाजपा के पास 35 या 36 विधायक ही था। उसके बाद समता पार्टी के विधायक थे, फिर आजसू के विधायक थे, ये कुल मिला के तब बहुमत में सरकार थी। तो एक तो दबाव बाबूलाल जी पर डे फर्स्ट से था ही, जो गठबंधन की सरकार है तो सबको लेके चलना है, और उस समय जो ये आपका लालचंद महतो, मधु सिंह, रामचंद्र केसरी, रमेश सिंह, ये सारे लोग मंत्री थे और ये समता पार्टी के विधायक थे, और इन लोगों का भी अपना एक दबदबा था, और बाबूलाल मरांडी के ऊपर इन लोगों का एक प्रभाव था। ये भी आपसे समझेंगे सर कि बाबूलाल मरांडी को किन परिस्थितियों में हटाया गया या इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन एक जो पांडे जी आपके पास आते हैं कि एक दाग टाइप का जो एक मुद्दा जो हमेशा से चिपका हुआ रहता है बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर कि डोमिसाइल उन्होंने अपने दौर में लाया, और उस पे कई तरीके के सवाल, खास करके जो बीजेपी के जो कोर वोटर के तौर पे जो जाने जाते हैं, माने जाते हैं, उन लोगों के जहन में अब तक वो सवाल कौंधते रहता है। इसको कैसे आप देखते हैं और किन परिस्थितियों में वो जो है ये डोमिसाइल लेकर के आए? देखिए, बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक था और उससे पहले कैबिनेट की बैठक थी, और सीधे वहां से निकलकर वो दिल्ली चलेगा, ये करते हुए कि बिहार में जो डोमिसाइल पॉलिसी है उसको पटना के जगह रांची, बिहार के जगह झारखंड लिखा जाए। तो वहाँ पे लास्ट 82 में जो बना था कि लास्ट सर्वे सेटलमेंट 32 वो करके चले गए। 2 दिन बहुत हंगामा हुआ झारखंड में, बहुत
मतलब लोगों अप्रिय घटनाएं भी घटी। हाँ, लोगों की जानें भी गई। वहां से जब खबर दिल्ली तक गई, उस समय उतना मीडिया का जोर नहीं था, तो बाबूलाल जी आनन फानन में एयरपोर्ट पे उतरे। एयरपोर्ट पे उनको भेजा गया कि आप जाइए भाई, झारखंड संभालिए अपना। तो झारखंड में जब वो आए तो एयरपोर्ट पे एक ही बयान दिया था उन्होंने कि समर्थन में या विरोध में जो भी कोई सड़क पे उतरेगा उसका पैर तोड़ दिया जाएगा। मीडिया में उन्होंने ऐसा बयान दिया। और उसके बाद वो सीधा अपना मुख्यमंत्री आवास जाते हैं। 2 दिन कर्फ्यू जैसा माहौल था पूरे शहर में, लेकिन ये माना जा रहा था कि बाबूलाल मरांडी को इस फैसले से उस समय की झारखंड बीजेपी रोकना चाहती थी। वो कह रही थी कि ये गलत जाएगा और डायरेक्शन गलत जाएगा, लेकिन बाबूलाल जी के मन में ये था, ऐसा उस समय के तत्कालीन चाहे जो भी आपके सूर्यमणि सिंह और उस तरीके जो तमाम नेता नामधारी वगैरह जो थे, कि बाबूलाल अपने आप को सबसे बड़ा ट्राइबल का चेहरा के तौर पे उभारना चाहते थे, इसलिए वो निर्णय लिए। ये बीजेपी का आरोप था। लेकिन उसके बाद देखा गया कि सरकार ने उस जो अराजकता की स्थिति शुरू हुई थी 2 दिन के बाद कंट्रोल तो कर लिया, कर्फ्यू वर्फ्यू लगा के या उस तरीके से 144 लगा के, लेकिन वो देखा गया कि आरोप लगने लगा कि सीएम हाउस से ही इसके पक्ष में काम चल रहा है, अंदर खिचड़ी बन रहा है, लोग पिछले दरवाजे से कर रहे हैं। ये इन पे चस्पा होने लगा आरोप बाबूलाल मरांडी पे। बाबूलाल मरांडी से उस दौरान कई केंद्र में लोग सवाल जवाब करने लगे कि आपने ये निर्णय क्यों लिया। बोले कुछ नहीं लिया, बिहार पुनर्गठन राज विधेयक जो है उसमें था कि हम लोग बिहार का एज इट इज लेंगे, तो बिहार वाला हम लिए। इस तरीके से समझाने उमझाने का बात चल रहा था। इस बीच खटास थी ही, पूरा चल रहा था, आया गया कहानी चल रहा था। लेकिन जैसे ही वो मामला कोर्ट चला गया तो कोर्ट से वो टर्न डाउन हो गया, तब वो मामला खटाई में पड़ गया, मतलब उस पर चर्चाएं खत्म होने लगी। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने उस समय गोविंदाचार्य हॉलीडे होम कांके रोड में होता था, उस समय बीमार भी थे तो बाबूलाल वहां जाके बैठते उठते थे भी और बहुत लोग जाते थे। गोविंदाचार्य की भी एक बहुत अच्छी पकड़ थी और बाबूलाल से घनिष्ठता भी मानी जाती थी। तो इन पे कई लोगों का सवाल था और बड़े बड़े नेताओं का सवाल था। तो हुआ कि भाई इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। तो सॉल्यूशन यही निकला कि जो आंख और कान बंद कर लिया जाए कोर्ट के बाद। जब कोर्ट का फैसला खत्म हुआ तो ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद फिर सरकार आगे पहल नहीं की बाबूलाल मरांडी की। इस बीच बाबूलाल मरांडी ने 2-4 योजनाओं से पूरे देश का आकर्षण खींचा अपनी ओर कि झारखंड, मतलब उस समय गाना बनने लगा कि जहाँ से चिकना रोड आ जाए वो समझ लीजिए झारखंड है, जहाँ से बिजली दिखने लगे, पुल पुलिया दिखने लगे, वो झारखंड है। तो वो एक दिखा। दूसरी बात पारा टीचर और साइकिल बांटना, बहुत सारा योजना में मतलब पूरे देश का निगाह था कि झारखंड बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, ये था इमेज। बाबूलाल इस चीज को लेकर ये थे। इसी बीच 1 साल का झारखंड हुआ था पर कोई आयोजन इस तरीके से भव्य तरीके से नहीं किया गया था। बाबूलाल मरांडी ने वैसा कोई आयोजन नहीं किया था। दूसरे साल वो मोराबादी में कार्यक्रम करते हैं भव्यता के साथ, 150 या 160 एम्बुलेंस भी मंगवा के बांटा था, सब कुछ किया था, मतलब डांस वगैरह, कल्चरल प्रोग्राम वगैरह। लेकिन बाबूलाल ने चाहे या अनचाहे बहुत लोगों को जो है अपना दुश्मन बना लिया। अब इसकी शुरुआत के पहले थोड़ी सी एक कहानी है। बाबूलाल मरांडी आए थे, सांसद थे, उनको चुनाव लड़ना था, तो रामगढ़ सीट पे इस्तीफा दिया गया कि रामगढ़ सीट से आप, रामगढ़ सीट खाली किया गया उनको। हाँ, तो रामगढ़ सीट से बाबूलाल मरांडी जीत कर आए। इनके ऊपर एक पहले से ही आरोप लगता था किचन कैबिनेट का, जिसमें रविंदर राय, दीपक प्रकाश, ये तमाम। लेकिन उनका नाम जुड़ गया कि भाई रोशन कोई चौधरी थे, मतलब इनसे पहले
हाँ हाँ, वो इनके मतलब आ गए कि भाई आपके सीट छोड़ के आए हैं, जिन्होंने विधायकी छोड़ी। हाँ। अब इसमें क्या था कि उस दौरान गठबंधन में बाबूलाल जी जो निर्णय ले रहे थे फटाफट फटाफट फटाफट, तो उसमें कई सारी चीजें ऐसी थी जो दूसरे लोगों को लग रहा था कि ये वाला काम पहले होना चाहिए, मतलब वो धीरे धीरे चुभने लगे। ये डोमिसाइल वाला पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए डोमिसाइल, देखिए ये पांडे जी सही बोल रहे हैं। ये बाबूलाल जी के मन में कहीं ना कहीं ये था, और उस समय हम लोग रिपोर्टिंग करते थे, लगभग 4-4 घंटा 5-5 घंटा सीएमओ में रहते थे, सीएम प्रतिदिन मिलते थे, पूरा माहौल देखते थे, समझते थे। तो उनके मन में था जो हम कहीं ना कहीं आदिवासी के बड़े नेता बने, और वो जो सर्वे सेटलमेंट अंतिम है उसको आधार बना के और वो डोमिसाइल लागू करना चाह रहे थे। लेकिन पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम का विषय था कि पार्टी झारखंड में सिर्फ आदिवासी की पार्टी बन के नहीं भाजपा रहना चाहती थी। यहाँ जो बाहर से लोग आए हैं जो मूल लेके चलना चाहती थी, वो चाहती थी बीजेपी जो दूसरे हैं वो और अधिक डिवोटी वोटर थे भाजपा के, तो इनको कैसे काट दिया जाए। लेकिन बाबूलाल जी कहीं ना कहीं अपने जिद पर अड़े, और जिद पर अड़े, उसके बाद जो हिंसा हुई राजधानी में और उसके बाद जो परिदृश्य बदला, तो क्या कारण बना? यही कारण बना कि उनको हटाया गया एक तरीके से? देखिए अब ये कारण तो अंतिम यही बना जो हाई कोर्ट ने 72% आरक्षण को बढ़ाकर 32% करने को असंवैधानिक करार दिया, और उसके बाद उसका सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, और जवाब नहीं दिया जो वो बता रहे थे, जो उसके बाद मामले को भाजपा ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्योंकि आप देखते होंगे जो बाबूलाल जी के बाद अर्जुन मुंडा बने, तो रघुवर दास बने, अर्जुन मुंडा 3 बार बने, किसी ने डोमिसाइल को फिर छुआ नहीं। रघुवर दास ने किया, रघुवर दास ने तो बकायदा 1985 का कट ऑफ डेट लाया, वो किया। मतलब उस लाइन पर कोई नहीं गया जो बाबूलाल जी उस समय चाह रहे थे। मतलब आरक्षण को बढ़ाने की दिशा में कोई 1932 पे बीजेपी नहीं गई। हालांकि मौजूदा समय में जब हेमंत सोरेन प्रस्ताव लेकर के आए विधानसभा से, हालांकि पास भी है प्रस्ताव, बीजेपी ने तो बकायदा समर्थन किया है। अरे ये पॉलिटिकल समर्थन है, ये पॉलिटिकल समर्थन। ठीक है, क्योंकि लाइव आज जो भी दर्शक देख रहे हैं या फिर देखेंगे लाइव, थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा एक टॉपिक है बाबूलाल जी का आना और उनका जाना, यही 1 घंटे बातचीत की जा सकती है। हम लोग कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ। ये दूसरा मामला है, एक था डोमिसाइल जो 1932, दूसरा था आरक्षण को बढ़ाया था बाबूलाल मरांडी ने, ये दोनों टर्न डाउन हुआ था। उसी को सर बोल रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने कहा, चूंकि हाई कोर्ट में उस समय सरकार ने तर्क दिया तमिलनाडु और तमाम की हो रहा है, बोले कि वहां का फैसला आने दीजिए, तब तक ये टर्न डाउन रहेगा। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन डोमिसाइल की वजह से सरकार उनकी नहीं गई, उनका इस्तीफा देने का समय और डोमिसाइल वाला भी देख लीजिए पूरे प्रकरण में। नहीं, वो समय की बात नहीं है पांडे जी, ये सब कारण बने। हाँ, ये एक कारण थी। उसके बाद क्या हुआ आपको मैं बता रहा हूं कि कई ऐसे मसले हुए जो उनके साथियों को चुभने लगा। आपको जैसे मैं बता दे रहा हूं, उस समय टाटा लीज नवीकरण का भी एक मुद्दा उठा था, और मधु सिंह उस समय भू राजस्व मंत्री थे, और उनकी मतलब उसको क्या बिहार में बाहुबली कहते हैं, तो उसी तरह वो बाहुबली थे मधु सिंह। ठीक है, पांकी विधानसभा से जीत के आते थे। उनको बाबूलाल मरांडी बुलाए, चूंकि उस समय बहुत सारे कैबिनेट मंत्री होते थे, राज्य मंत्री होते थे। उस समय ये नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का आया था कि आप इतना ही रख सकते हैं। तो उस समय जब मधु सिंह आए तो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आप टाटा को जितना जमीन दिया गया था उसका यूज क्या हुआ, और जो हमारा एग्रीमेंट है टाटा के साथ वो हुआ कि नहीं, ये देख लीजिए। मैं समझ गया आपकी बात को कि टाटा का लीज नवीकरण का भी एक मुद्दा जो है बड़ा कारण एक बना था उनके इस्तीफे में। उसको सम अप कर दे रहे हैं एक लाइन में। मधु सिंह का वो मुद्दा था, लालचंद महतो का बिजली से जुड़ा मुद्दा था, रामचंद्र केसरी का जल संसाधन से जुड़ा, मतलब बच्चा सिंह थे नगर विकास मंत्री, उनका अपना एजेंडा था। मतलब हर लोगों का कि सर, चूंकि हम लोग बढ़ते चलेंगे आगे, जिस माइंडसेट के साथ बाबूलाल जी को कड़िया मुंडा के जगह पर लाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया, उन उम्मीदों के अनुरूप जो है बाबूलाल मरांडी काम नहीं कर रहे थे।
और एक जो आदिवासियों के बीच में खुद को स्थापित करने का जो उनका मंशा था, उसको लेकर के जिस तरीके से वो अंतिम सर्वे 1932 को लेकर के जब आए और भी जो आरक्षण का दायरा बढ़ाने की जो बात वो कर रहे थे, तो उनके इस प्रयास को तो वजह माना ही जाता है। टाटा लीज नवीकरण का भी एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा है जो कारक बना। दूसरा कि उनके साथियों की उम्मीदों पे उस अनुरूप काम नहीं कर पा रहे थे। हाँ, मतलब अब देखिए वहाँ सरकार चलाना था, गठबंधन की सरकार थी। आप देखिएगा ही जो 2000 के बाद से लेके 2013 तक गठबंधन की सरकारें रही, बीच में 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लागू करना पड़ा, चूंकि त्रिशंकु विधानसभा इस तरह से हो रहा था कि 2 दल 3 दल मिलकर भी बहुमत का जुगाड़ नहीं कर पा रहे। तो 2014 में पहली दफा रघुवर दास आए और उसके बाकायदा उसके बाद से अब तक कंटिन्यूटी में ही है, स्थायी तो है। 19 में भी हेमंत सोरेन को मैंडेट मिला गठबंधन को, तो 24 में भी मिला। हम लोग अर्जुन मुंडा पे आते हैं। हाँ, सर बिल्कुल अर्जुन मुंडा की एंट्री कैसे हुई? अर्जुन मुंडा की एंट्री हुई कि जब 2017 या 18 मार्च 2003 को बाबूलाल जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, मतलब दे नहीं दिया, पार्टी के डायरेक्शन पर उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद किसी नए नेता की तलाश थी, सरयू राय सरीखे और जो नेता थे अर्जुन मुंडा को के नाम का प्रस्ताव किया गया और नाम के प्रस्ताव के बाद अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बना दिया। पार्टी का जो ऊपर से डायरेक्शन था, एक समझ थी जो अर्जुन मुंडा को बनाओ, जो लोग हैं उनमें अर्जुन मुंडा हम आदिवासी चेहरा है और उनको बना के हम पार्टी को कुछ दिनों तक खींच सकते हैं। तो 18 या 20 मार्च 2003 को अर्जुन मुंडा की सरकार, तो 3 दफा मौका मिला अर्जुन मुंडा जी को राज्य का नेतृत्व करने का। गुरु जी को भी 3 बार मिला। हेमंत सोरेन इकलौते व्यक्ति हैं जो कि 4थी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है। अर्जुन मुंडा जी के कार्यकाल को अगर याद किया जाए, बाबूलाल जी के जगह पे उनकी एंट्री हुई, कौन कौन सा वो काम याद करना चाहेंगे कि उन्होंने झारखंड की बेहतरी के लिए जो है आगे? देखिए, ऐसा तो हमको अभी अचानक कोई ऐसा काम नहीं दिख रहा है, क्योंकि अर्जुन मुंडा की सरकार को हम बहुत नज़दीक से चलते देखे। अर्जुन मुंडा के सरकार 3 बार भले वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन ऐसे मतलब गठबंधन की सरकारों के वो मुखिया रहे जिसमें उनकी अपनी बहुत नहीं चल पाई। जैसे बाबूलाल जी के जाने के बाद जब वो मुख्यमंत्री बने तो वो समता पार्टी आजसू सबको लेके चलना था। उसके बाद 2005 में जब विधानसभा का चुनाव परिणाम आया तो फिर त्रिशंकु सरकार बनी। त्रिशंकु सरकार बनी तो उस समय भाजपा ने भी दावा किया सरकार बनाने का, और ये जेएमएम से और कांग्रेस दोनों मिलकर वो भी दावा किया। राज्यपाल ने उनको, गुरुजी को वोट दिला दी। लेकिन ऐसा त्रिशंकु संसद था, अति विधानसभा था, जो गुरुजी को बहुमत वो का जुगाड़ नहीं कर सके। 10 दिन में ही उनको इस्तीफा देना पड़ गया। गुरुजी पे भी हम लोग आएंगे। फिलहाल अर्जुन मुंडा को लेकर के, जैसे कि सर ये बोल रहे हैं कि मतलब उनका कोई ऐसा फैसला नहीं रहा 3 बार के कार्यकाल में कि जिसको याद किया जा सके। जितेंद्र सर के मुताबिक, पांडे जी आपको कुछ ऐसा ध्यान में आ रहा है कि अर्जुन मुंडा कैसे वो कंट्रोल कर रहे थे, राज्य को कैसे चला रहे थे? क्योंकि नया राज्य उनका एक योजना का तो जिक्र होना ही चाहिए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अर्जुन मुंडा ने ही शुरुआत की थी। और दाल भात क्या उनका? नहीं, दाल भात तो जब मथुरा महतो के साथ सेकेंड टाइम में आए तब वो शुरू हुआ था। अर्जुन मुंडा का ही देन है दाल भात योजना। लेकिन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना उस समय सबसे ज्यादा यही था, ट्राइबल्स में या बहुत सारे गरीब परिवार में जहां मैंडेटरी हो जाता है समाज को कि आपको बोझ देना ही है और हो नहीं पा रहा था, उसकी वजह से विवाह। तो ये बहुत अच्छी योजना थी। गरीबों का, सब बच्चियों का शादी जो सरकार करा रही थी, अर्जुन मुंडा ने ये अच्छा बेहतर काम किया था और ये रिमार्केबल है। फिर 5 रुपया में दाल भात योजना भी, वो भी रिमार्केबल है उनका, मतलब उनके टाइम में हुआ था। हालांकि मथुरा महतो का भी उसमें ये है। उस समय सिर्फ वही जो एक बात आई थी कि जो भू राजस्व का मुद्दा उठा था कि भाई रसीद कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए, वो है। लेकिन एक चीज और छोटा मैं बताना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। G5 का जिक्र होता है झारखंड में। G5 हम लोग क्रॉस कर गए, G5 का उदय हुआ ये बाबूलाल जी वाले काल की बात। अच्छा। 5 निर्दलीय अर्जुन मुंडा बन गए। हाँ,
5 निर्दलीय बने इस राज्य के मंत्री और उन्हीं के दम पे सरकार बनी। और उसका नेतृत्व अर्जुन मुंडा कर रहे थे। अर्जुन मुंडा उनके नेता थे, पर उनके नेता सुदेश महतो थे G5 के। उनको डिप्टी सीएम का पद मिला, गृह मंत्री पद मिला, ठीक है। और उसमें 5 में से सुदेश जी को छोड़ के बाकी चारों जेल गए, ये भी है। तो G5 में से 4 जेल भी गए। हाँ, एनु सेका, हरि नारायण, उसके बाद इनका कमलेश सिंह और ये थे। तो इस समय बाबूलाल हरिनारायण सिंह, हरिनारायण राय और कमलेश सिंह, और कोई इनोसेका तो नहीं, भानु प्रताप शाही। और बाबूलाल मरांडी कैसे इस्तीफा दिए? सदन चल रहा था और इन्होंने किसी बात को लेकर एक क्या कहते हैं अधिकारी थे बिजली विभाग के, उसको जाकर लात मार दी थी और वो कुर्सी से गिर गए थे। इन्होंने लात मारी? विधायक फुलचंद जी ने। अच्छा। और वो मामला गया VS दुबे, उस समय चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। चीफ सेक्रेटरी ने शिकायत किया मुख्यमंत्री को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री दिल्ली बात किए कि हम ड्रॉप कर रहे हैं, सदन चल रहा था। उन्होंने एक गलती और की बाबूलाल मरांडी ने, ये बात उन्होंने उस समय के तत्कालीन जो स्पीकर थे इंदर सिंह नामधारी, उनको भी बता दिया कि कल इनको हम हटा रहे हैं। और ये बात नामधारी जी ने उनको बता दी और वो उस दिन जाके विपक्ष में बैठ गए थे, फुलचंद जी। और उसके बाद इनको जाके इस्तीफा देना पड़ा बाबूलाल जी। हाँ, वो सीधे गए। हम लोग अर्जुन मुंडा जी पे बातचीत कर रहे हैं। बाबूलाल जी अपने आप में एक अध्याय है, उन पे तो बातचीत किया ही जाएगा हमेशा से, और लंबी बातचीत हो सकती है। लेकिन अर्जुन मुंडा को लेकर के जो सर बाबा जो गिना रहे थे, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना या फिर दाल भात योजना, कन्यादान योजना और दाल भात योजना, क्या मतलब आप ये मान रहे हैं कि ये जो गठजोड़ की जो सरकार रही उसी को संभालने में अर्जुन मुंडा का समय चला गया? देखिए, दाल भात योजना आज कहाँ है? दाल भात योजना आप याद है? नहीं, और इस पे बहुत ज्यादा बातचीत बताइए, इससे कोई मतलब अप्रत्याशित झारखंड में बदलाव वाली कोई ऐसा योजना हम नहीं, मतलब नहीं हम देखे, हम जो समझे अर्जुन मुंडा जो है सो अपने सरकार को संभाल भी नहीं पाए। तो मतलब 2-3 बार मुख्यमंत्री बने, पूरा कार्यकाल नहीं हुआ पूरा कर सके, तो संभालते ही रह गए। हम इस रूप में अर्जुन मुंडा को, ऐसे विजन के रूप में कोई अर्जुन मुंडा को में कोई कमी नहीं थी, और धीरे धीरे वो उनका जो विजन था वो बेहतर ही होते गया। प्रशासनिक व्यवस्था वगैरह पे कंट्रोल था या फिर ढील थी? नहीं, कंट्रोल था, लेकिन जब आप सबकी बात को मानेंगे तो आपकी बात नहीं न चलेगी वाली स्थिति थी। गठजोड़ की सरकारों में हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। गुरु जी पे हम लोग आते हैं। गुरु जी अब हम लोगों के बीच में नहीं हैं, लेकिन उनको 3 बार मौका मिला, हालांकि बहुत ही कम समय मिला। मैं अमरेंद्र सर जो दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ हैं, उनका एक किताब आया है नीले आकाश का सच, उसमें उन्होंने गुरु जी का जिक्र किया है, और उसमें शायद उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि कैसे राज्य गठन के समय जो है गुरु जी को मुख्यमंत्री बनने से रोका गया। क्या वाकई में ऐसी परिस्थितियां थी कि गुरु जी ही पहले राज्य के मुख्यमंत्री बन जाते? नहीं, ये रोकने का सवाल ही नहीं है। आप जब देखेंगे जो एक ये जोड़ा जाता है ना कि राज्य के अलग राज्य के लिए आंदोलन का नेतृत्व गुरु जी ने किया, और ऐसी उम्मीद थी कि झारखंड जब बनेगा तो गुरु जी के हवाले जो है ये, लेकिन राजनीति में इतना राजनीति में ये न होता है न हुआ है। हाँ, एक ही उदाहरण लोग देते हैं। जब देश को आज़ादी मिली थी तो उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कैबिनेट में रखा था नेहरू जी ने। इससे अधिक का कोई ऐसा दिलेर उदाहरण मिलता नहीं है, और जेएमएम के पास उस समय आंकड़ा नहीं था, नहीं थे। गुरु जी को लेकर के एक चीज तो है कि वो मौका क्या नहीं मिल पाया गुरु जी को? देखिए, 3 दफे तो हालांकि बने सीएम, एक बार तो मुख्यमंत्री रहते हैं, चुनाव भी हारे। उसको हम क्लियर कर देना है। अब जैसे जिस समय 2000 में अलग झारखंड बना तो जेएमएम के पास आंकड़ा नहीं था। अब 2000 के बाद 2005 में जब चुनाव हुआ तो और
फ्रैक्टेड जनादेश आया झारखंड का। तो अब जब आया तो उस समय क्या हुआ कि भाजपा भी दावा करने लगी सरकार बनाने का और कांग्रेस और जेएमएम भी करने लगा। तो इसके बाद राज्यपाल ने उनको 2005 में शपथ भी दिला दी, लेकिन विश्वास मत का जहां सवाल आया तो वो जुगाड़ नहीं कर सके, उनको 10 से 15 दिन के बाद उनको इस्तीफा दे देना पड़ा। उसी तरह क्या हुआ कि जब 2008 में मधु कोड़ा की सरकार गिर गई तो उसके बाद फिर गुरु जी को एक मौका आए, लेकिन अब किसी सदन के नेता नहीं थे, सदस्य नहीं थे, विधायक नहीं थे, उनको जब तमाड़ से चुनाव लड़ना पड़ा तो वहां से तो हार गए तो मतलब मुझे याद है कि मैं संभवतः ये 2009 की बात की। हाँ, मैं 12th पास किया था और हम लोग अपने गांव में अखबार में पढ़ रहे थे राजा पीटर का नाम, कि राजा पीटर गुरु जी को, अब चूंकि गुरु जी को हराने वाले व्यक्ति का नाम तो पूरे देश भर में चर्चा हो रहा था ना, गुरु जी बड़े नेता के तौर पे तो शुरू से रहे, और जब राजा पीटर का नाम आया कि एक मुख्यमंत्री के पद पे वो भी गुरु जी को राजा पीटर ने हराया। एक पंडित जी आप ये देखते हैं जेएमएम के भीतर वो एक कसक 2014 के पहले तक या फिर अब भी कि गुरु जी को जो मौका मिलना चाहिए था स्टेट को लीड करने का वो नहीं मिल पाया उस तरीके से, हालांकि उनके बेटे अभी चौथी दफा शपथ लिए हैं और लगातार उनको बड़ा मैंडेट मिल रहा है। नहीं तो वो तो बाबा की बाद में फिर इच्छा नहीं, वो तो अपने पुत्र को आगे बढ़ा दिया था ना। वो तो 2013 के बाद की स्थिति। 2013 में जब वो 13-14 महीने की जो सरकार हेमंत सोरेन ने बनाई, उसके पहले की मैं बातचीत कर रहा हूँ कि वो जो एक झारखंड मुक्ति था मन में कि ये चूंकि वो बहुत मतलब जमीन से जुड़े हुए एकदम थे, उनके लिए क्या था, कोई भी जाता था कि बाल बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, स्कूल में पढ़ाओ, ये देना चाहेंगे। अब जैसे आप याद कीजिए जो अब 1998 में पहली बार वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, पूरा देश वाजपेयी को लाइक करता था, लेकिन भाजपा के पास आंकड़ा नहीं था। वही हाल गुरु जी के पास के साथ भी झारखंड में, झारखंड के गरीब आदिवासी जनता, दलित, पिछड़े जो भी थे वो गुरु जी के समर्थक थे, लेकिन सरकार बनाने के लिए तो संख्या गणित चाहिए था, तो संख्या गणित में गुरु जी पिछड़ रहे थे। यही कारण है आज मतलब जेएमएम को 34 सीटें आई है। अब देखिए दम ठोक के हेमंत सोरेन सरकार बीज तो गुरुजी नहीं रोपा और इसका लाभ जो है हेमंत सोरेन को मिल रहा है। हालांकि गुरुजी की छत्र छाया से वो आगे निकल करके खुद को स्टैब्लिश किए हैं, जो आंकड़े हैं वो तो इस बात के सबूत भी हैं। हम लोग अब सर आते हैं मधु कोड़ा के ऊपर। मधु कोड़ा करना चाहता हूँ, जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन तमाड़ बाई इलेक्शन में पहली बार मैंने देखा कि कुर्मी एक मुश्त होकर वोट किया। वो पहला पॉइंट था जहां कुर्मी संगठित हुए थे, उससे पहले मैंने नहीं देखा था राजनीतिक तौर पे वोटिंग के दौरान और गुरुजी के खिलाफ। हाँ, उस समय चूंकि ये विकास मुंडा जी के बाबूजी थे, रमेश सिंह मुंडा, तो हाँ, एक पुल पे घटना घटी थी, हम लोग रिपोर्टिंग करने गए थे और उस दौरान किसी ने किसी से बदतमीजी की थी। उसी के बाद से ये पहली बार मतलब एक मुश्त होकर वोट पोल किया गया, मतलब उससे पहले ऐसा नहीं दिखता। ठीक है, अब मधु कोड़ा पर लौटते हैं। मधु कोड़ा वो शख्स जो निर्दलीय विधायक के तौर पर जीत करके आए और झारखंड के मुख्यमंत्री बनने का उनको अवसर मिला। हालांकि उनके नाम अलग अलग तरीके से घोटालों को लेकर के आरोप उन पे लगा और फिर जिस तरीके से उनकी चर्चा पूरे देश भर में हुई कि झारखंड में जहां एक निर्दलीय विधायक को जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया है, ये झारखंड के लिए इसको कैसे आप देखते हैं? मतलब क्या ये राजनीतिक तौर पे ये कोई टर्निंग पॉइंट था या फिर एक इसको एक्सीडेंटल तौर पे दर्ज करना? नहीं, देखिए जो राजनीति में जोड़ तोड़ होता है, जो वही हाल उस समय भी था। हाँ, फिर दोहरा रहे हैं जो 2005 के विधानसभा में के चुनाव में किसी को त्रिशंकु विधानसभा का गठन हुआ था, किसी के पास अपना आंकड़ा नहीं था। पहले ही बताया जो गुरुजी को मौका भी मिला तो वो बहुमत हासिल नहीं कर सके। उसके बाद अर्जुन मुंडा को मौका मिला, तो अर्जुन मुंडा को मौका मिला तो 1-1.5 साल तक सरकार चलाते चलाते सितंबर 2006 में उनका भी समर्थन, जो बागी लोग थे उनसे समर्थन, उनकी सरकार गिर गई। अब जब सरकार गिर गई तो अब हुआ जो फिर कैसे सरकार बने, तो सरकार बने तो अब एक जेएमएम था, दूसरा कांग्रेस थी और इन दोनों के आंकड़े भी
पूरा नहीं हो पा रहे थे। तो होता नहीं है, जो दो बड़े की लड़ाई में तीसरे को एक मौका मिल जाता है, तो इन लोगों ने मधु कोड़ा जैसे व्यक्ति को मतलब एक्सीडेंटल तौर पे ही बने। नहीं, देखिए मधु कोड़ा को उस समय बीजेपी टिकट नहीं थी। मधु कोड़ा ओरिजिनल प्रोडक्ट बीजेपी के थे और उनके दिमाग में किसी कोने में ये बैठा हुआ था कि अर्जुन मुंडा के चलते हमको टिकट नहीं मिला, नहीं तो हम बीजेपी का विधायक होते। अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे और सदन का बहस भी चल रहा था। एक सड़क को लेकर इस तरीके से मधु कोड़ा अड़ गए, बोले कि एक सड़क नहीं बना पाता, ये क्या मुख्यमंत्री रहेगा। ठीक है। और G5 में आप समझ रहे हैं, सब मतलब बुद्धि से वैज्ञानिक तौर पे लोग थे उस दौरान। भानु प्रताप शाही ने एक ट्रिक खेला। भानु प्रताप शाही ने कहा, चूंकि वो हेल्थ मिनिस्टर थे और उनको जेल जाना पड़ा तो पिताजी को बनाए, फिर जेल से आए तो फिर भानु प्रताप शाही ने कहा कि आप बनिए भैया, हम लोग देखेंगे। उन लोगों के उम्र में सबसे अधिक थे ये। अब ये पूरा का पूरा, चूंकि उस समय तक ये माना जा रहा था कि लालू जी एक तरीके से डिसीजन मेकर बॉडी हैं और भानु जी चूंकि गढ़वा से आते, भवनाथपुर से आते हैं और उनका मतलब एक था कि भाई आरजेडी से भी बात हो सकती है, सबसे हो सकती है। तो उन्होंने मधु कोड़ा को प्लेस कर दिया सीधा ले जाकर लालू जी के पास। लालू जी ने पीठ ठोक दिया तो मतलब कांग्रेस का समर्थन मिल गया एक तरीके से, और उसके बाद जेएमएम का मिल गया। अब मधु कोड़ा जी एक सिंबॉलिक मुख्यमंत्री बन गए। मधु कोड़ा जी वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए। निर्दलीय कोई भी भारत में उतना लंबा समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहा। उसका कारण और कोई मतलब निर्दलीय सीएम बने भारत में? बने। मेरे पास जानकारी नहीं। बने झारखंड में मतलब मधु कोड़ा पहले बने थे। और जो पांडे जी बोल रहे थे ना, उसमें हम एक लाइन सिर्फ जोड़ना चाहेंगे। मधु कोड़ा इसलिए बने, जो मधु कोड़ा सीधे सरल स्वभाव के विधायक थे और हैं तक उनको देख रहे हैं, जो बातचीत जो आपके जरिए ही समझ रहे हैं और समझते भी हैं कैमरा जी। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मतलब डे वन जो बुनियाद रखने की कोशिश हुई कड़िया मुंडा को किनारे रख करके, वो मधु कोड़ा तक वैसे ही चलते रहा कि भाई ऐसे व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाया जाए जो कि बाकियों का सुने, बाकियों का चले। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मधु कोड़ा को इसीलिए मधु कोड़ा से किसी को मतलब बहुत दुश्मनी या मतलब प्रतिशोध या उस तरह का नहीं लग रहा था जो मधु कोड़ा मेरी बात नहीं। मधु कोड़ा सबकी बात सुनते भी रहे। उनकी सरकार को मैं नजदीक से देखा, राजद कांग्रेस जेएमएम की चलती थी उस समय। मधु कोड़ा को जो आदेश होता था वो करना पड़ता था, और जब बाद में चल के तो फिर सत्ता लोलुपता हो। मधु कोड़ा जी हेल्प करते थे उन नेताओं को जो उनका आवास घेरने आते थे, उन्हीं से कहा जाता था। लेकिन एक बात, पहला एमओयू का उद्घाटन भी जो शुरुआत है वो अर्जुन मुंडा ने किया था। हालांकि वो एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा, शायद जिंदल को उन्होंने ये किया था, लास्ट में बहुत विरोध हो गया। और मधु कोड़ा ने उसी सरकार को कॉपी किया, सबसे ज्यादा एमओयू किए और उसी में उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे कि लाइबेरिया में हीरे का खान ले लिया तो वहां ले लिया। उस समय 170 एमओयू हुए थे। तो हम लोग मतलब जो दिख रहा है अब तक की बातचीत में कि एक तरीके से ये जो गठबंधन की राजनीति और वो राजनीति जिसमें कुर्सी पर रबर स्टंप को बैठाने की जो कोशिश, हालांकि रबर स्टंप कहना उचित नहीं होगा क्योंकि बाबूलाल से लेकर के अर्जुन मुंडा तक बने, परिस्थितियां ऐसी रही कि सबको सुनना पड़ा, सबके हिसाब से चलना पड़ा। इस पे विराम एक तरीके से 2014 में लगा। मुझे लगता है कि जब बतौर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शपथ लिया पूरे मैंडेट के साथ, तो उन्होंने यहाँ से जो है एक तरीके से स्थिरता जो झारखंड में राजनीतिक तौर पे, थोड़ा सा पहले हम उसको ले जाएंगे। 2014 से पहले 2009 का जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आया तो फिर त्रिशंकु विधानसभा यहाँ बनी, और बनी तो फिर बहुत दिन तक तो ऐसे ही स्थिति रही। लेकिन अर्जुन मुंडा को और जेएमएम ने पहली बार भाजपा के साथ मिलकर सरकार यहाँ बनाई। 2.5 साल वाली जो बातचीत फिर अलग हुए। हेमंत सोरेन 13 महीने की सरकार इन्होंने बनाई। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद वो जब 22 महीने की बात थी, तो 22 महीने की दोनों सरकार
चलाएंगे, और बाद में अर्जुन मुंडा की सरकार समर्थन वापस ले लिया जेएमएम ने, अर्जुन मुंडा की सरकार गिर गई, और फिर यहाँ से तो मैं भी जर्नलिज्म कर रहा था झारखंड में, मैं देख रहा यही से स्थिरता शुरू हुई। हम लोग नहीं बाबा पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं, हम लोग चूंकि लाइव इतना फिर एंड हो जाएगा, लाइव का भी एक साथ मिलकर लड़ी थी। हाँ। और वो सबसे बड़ा गठबंधन बनी थी, लेकिन बहुमत नहीं था। 18 विधायक थे बीजेपी के पास, 18 थे जेएमएम के पास, तब इन दोनों ने मिलकर सरकार। हाँ, तो मतलब जिन कारणों से वो जो अर्जुन मुंडा की सरकार बनी, और कहा गया जो अंदरूनी समझौता ये है कि दोनों 22 महीने तक सरकार चलाएंगे, लेकिन जैसे ही अर्जुन मुंडा का सरकार कुछ दिनों तक चला, 28 महीने की, 28 महीने की, तो उसके बाद कुल मिला के जुलाई 2013 में मतलब अर्जुन मुंडा की सरकार का समर्थन वापस ले लिया जेएमएम, और उसके बाद फिर जोड़ तोड़ करके हेमंत सोरेन पहली बार मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो दिसंबर 2014 तक जो अगले विधान उन्होंने चलाई, और 14 में फिर बीजेपी को मैंडेट मिल गया, रघुवर दास को, और उनके जो सहयोगी दल था उनको पूर्ण बहुमत मिला। वहां से अस्थायी सरकार का सिलसिला पहली बार झारखंड में शुरू हुआ। तो रघुवर दास में चूंकि जिस तरीके से, एक चीज तो है कि जो लोग रघुवर दास को पसंद करते हैं या फिर जो नहीं भी पसंद करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के वो उनको शाबाशी तो जरूर देते हैं, बातचीत जरूर करते हैं कि नहीं रघुवर जी ने ये कमाल तो किया। देखिए कहा जा रहा है, हम लोग देखे हैं शुरुआत योजनाओं का, कागजी योजनाओं का शुरुआत थी मधु कोड़ा के समय हुआ था जी। 2006 से 2008 के बीच में पहली बार मधु कोड़ा ही मुख्यमंत्री थे, जो मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना, या आपका चाईबासा का जो एक प्रमुख रोड था जिसको लेके सरकार पर गम्हरिया टू चाईबासा उसको बनवाना, और कई ऐसे काम को करना या उसकी शुरुआत नींव रखना, ये मधु कोड़ा के समय हुआ था। मतलब आप देखिए, जो दर्शक देख रहे हैं मधु कोड़ा को लेकर के जो परसेप्शन है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन एक तरफा बातचीत होती है। जितेंद्र सर जो बता रहे हैं कि भाई जो धरातल पे जो काम होना या फिर जो कार्य को लेकर के जो योजनाएं बनी, वो मधु कोड़ा के दौर में बननी शुरू हुई। मधु कोड़ा का देखिए, मधु कोड़ा के समय भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते हैं। भ्रष्टाचार तो हुए, और सब सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने में बहुत तरह के मधु कोड़ा को समझौता भी करना पड़ा। लेकिन हम इस बात को फिर दोहराना चाहेंगे, जो मधु कोड़ा की जो सरलता स्वभाव से जो वो थोड़ा सरल व्यक्ति थे, उसका लाभ सहयोगी दलों ने उठाया, और उनके साथ रहने वाले लोगों ने भी उठाया। उनको कहीं ना कहीं मतलब अंधेरे में रख के बहुत गलत काम कराए गए। उसमें मधु कोड़ा को डायरेक्ट और काम तो मधु कोड़ा ने किया, लेकिन उनसे गलत ढंग से अंधेरे में रखकर काम नहीं, बिल्कुल। और देखिए एक ये तो बेचारे वो स्वयं आकर जमीन खोजे और करमटोली के बगल में शिलान्यास किया। और चूंकि मधु कोड़ा को लेकर के उनकी सहजता और सरलता को लेकर के सर बोल रहे हैं, मुझे याद है एक बार आज के 3-4 साल पहले खिरालाल चौक पे मैं गाड़ी पार्क करके और मैं कुछ खरीदने जा रहा था। मधु कोड़ा जी को मैं देखा कि अकेले जो है वो गाड़ी से उतरे और वो किसी का इंतजार कर रहे थे। हमने पूछा भी कि सर बगैर कोई सिक्योरिटी का आप यहाँ पे घूम रहे हो, तो हंसने लगे। फिर थोड़ी देर बातचीत भी हुई, और मतलब इतनी सहजता, मुझे लगता है कि दूसरे राज्यों में आप कहीं भी, जो एक सीएम भी जो रहा है आदमी, वो इतना सहज और सरल तो नहीं उपलब्ध रहता है, या फिर उसके जीवन का जो अपना तौर तरीका है इतना सहज तो नहीं होता है। उसके पीछे की मुझे एक वजह लगती है कि एक तो वो आदिवासी समाज से आते हैं, उस जिस तरीके से अवेल करना चाहिए पावर को, वो मतलब उस मोड में नहीं रहे। अब तक मैं नहीं देख पाता हूँ। खैर हम लोग रघुवर दास जी पर आते हैं। पांडे जी, रघुवर जी को लेकर के, रघुवर जी को कैसे याद किया जाना चाहिए? उस 5 साल के कार्यकाल को 14 से 19 तक उन्होंने चलाया, पूरा अच्छा मैंडेट रहा। पहली बार जो है एक तरीके से अस्थाई सरकार झारखंड को मिला। हाँ, लेकिन जेबीएम खत्म करना, बाबूलाल का करियर फिनिश करने के भी तौर से शुरुआत किया जाए। ये कई लोग कहते हैं कि जेबीएम को सिर्फ इसलिए तोड़ा गया ताकि उनकी सरकार अच्छे से चल सके, क्योंकि आसू और बीजेपी मिलकर ठीक उतना ही वोट सीट ले आई जितना में सरकार बनता। तो मतलब ये कोई बार्गेन नहीं कर पाए गठबंधन, उसके लिए रघुवर दास ने
पहल की, हाँ, तोड़ दिया। और उसमें वो आखिरी टूट था, मतलब वो फिनिश था, आखिरी हथौड़ा था, लोहा इतना गर्म था। अरे तो उस समय बाबूलाल जी के विधायक आए बीजेपी में, बाद में बाबूलाल जी ही आ गए, वही कारण बना ना। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि केंद्र में मोदी की सरकार हो गई, यहाँ हो गए। रघुवर दास चूंकि सीनियर लीडर थे बीजेपी में, उनको कोई ये करके कि नहीं कि ये करो, हम सीनियर हैं, जो बोल रहे हैं ये कर, वो नहीं कराए। स्टेट में सर्वे सर्वा के तौर पे तो रहे, वो सरकार का मुखिया तो थे ही, मतलब पूरा कंट्रोल था उनके हाथ में। बिल्कुल पूरी तरीके से कंट्रोल था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रघुवर जी की शिकायत दिल्ली पहुंचा दे या दिल्ली में कर दे और कोई उनको सुने। और योजनाओं में भी सर, जो 1 रुपए में उन्होंने, हालांकि हेमंत सोरेन की सरकार ने उसको बंद कर दिया, महिलाओं को 1 रुपए में जो रजिस्ट्री जो हो रहा था उसकी चर्चा होती है। एसआर कोर्ट उन्होंने बंद किया, 1985 बकायदा कट ऑफ डेट तय कर दिया, जिसको लेकर के पूरा झारखंड में, ठीक है उसके समर्थन में होंगे लोग, उसके विरोध में होंगे, लेकिन एक डिसीजन तो लिया। नहीं, वो देखिए प्रशासनिक व्यक्ति के रूप में तो उन्होंने काम किया। हाँ, और उनके समय में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा जैसी हंटर वाली भी थी, तो मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दोनों, तो वो जो चाहे वो तो कराए। वो हमको याद है, जो विधानसभा का भवन जब बन रहा था तो बहुत सारे नेता वहां जाकर कभी हल जोतते थे और ये करते थे, सबकी बोलती बंद कर दी थी। या आप गोड्डा का अडानी पावर प्लांट पर इतना विरोध हुआ, उन्होंने उसको पूरा करा दिया महिलाओं के। मतलब आप ये देखिए कि 2000 से लेकर के 2014 तक जितनी भी सरकारें बनी, जितनी भी दिन के लिए, सारे के सारे लोगों का पहला प्रयास तो यही रहा कि कैसे वो सरकार को बनाए रखें, अपनी कुर्सी को बचाए रखें, क्योंकि कई सारे पिलर्स थे जो एक हमेशा इधर उधर जो है डगमगाते रहते थे। लेकिन 14 में जब रघुवर दास आए, जैसा कि सर भी बोल रहे हैं कि मुख्य सचिव भी उस समय राजबाला वर्मा रहे, पूरा हनक के साथ जो है उन्होंने काम किया 5 साल तक। हालांकि उसका नुकसान भी उनकी पार्टी को मिला अगले चुनाव में, काम को लेकर के नहीं, उनकी कार्यशैली को लेकर, स्वभाव को लेकर। हाँ, हम मानते हैं, जो अभी भी मानते हैं, जो रघुवर जी दिल के गंदे नहीं थे, लेकिन बोली के जरूर गंदे थे। कार्यकर्ताओं को जिस तरह गंदे नहीं, मतलब कड़ा बोली, कड़ा मतलब थे, मतलब जिस तरह से पुचकार के काम कराना है, पीठ पर हाथ दे के भी किसी को आगे बढ़ाना है, तो इसमें वो अरे जाओ 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 जाओ, काम करो, ये करो वो करो, मतलब ये थोड़ा इसी मामले में वो कमजोर रहे। नहीं तो आप काम और प्रशासनिक रूप में उनको तो याद ये झारखंड करेगा। बिल्कुल। और 2014 के बाद से ही आप देखिए कि 19 में जो मैंडेट मिला हेमंत सोरेन को, इसीलिए हम लोगों ने कैप्शन में भी लिखा है कि कैसे हेमंत सोरेन जो है राज्य में सबसे बड़े नेता के तौर पे खुद को उन्होंने स्थापित कर लिया। 19 का जो मैंडेट है पांडे जी, क्या ये मैंडेट गुरु जी के बेटे को मिला था या फिर हेमंत सोरेन को मिला वो मैंडेट? 19 का मैंडेट आप ये कह सकते कि हेमंत सोरेन को मिला था। 13 तक का उनका था कि यहाँ बाबा के बेटे हैं। 19 में एक अपना सीट बढ़ाए थे, उससे पहले 14 में 18 से 19 विधायक हुए थे। उसके बाद हेमंत सोरेन को वो मिला, क्योंकि 13 महीने का इनका कार्यकाल आज तक के सर्वोत्तम कार्यकालों में से देखा जाएगा। चाहे काटा टोली का बस स्टैंड हो या बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जो 13 महीना का जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, शानदार काम किया था, ऐसा पब्लिक का ये था। हालांकि उस समय मोदी लहर में यहाँ बीजेपी की सरकार बन गई 14 में, लेकिन वो अलग विषय है। और ये माना जाता है कि रघुवर जी स्थानीय और नियोजन नीति के अलावा भी सरकार में आ जाते अगर वो सीएनटी एसपीटी सरलीकरण वाला जो मुद्दा उठा और उसको जिसको लेकर हम लोग स्कीप कर गए, लेकिन सीएनटी एसपीटी का एक बड़ा मुद्दा रहा, जिसको लेकर के रघुवर दास पे आरोप लगे। सदन के अंदर तो जूते चप्पल तक चले। बाद में हालांकि वो चुनाव लूज कर गए, हेमंत सोरेन आ गए 19 में। हेमंत सोरेन के पहले कार्यकाल को कैसे देखा जाना चाहिए, किस तरीके से दर्ज करना चाहिए? ठीक है, हेमंत सोरेन का जो पहला कार्यकाल है उसको इस रूप में तो देखा ही जाएगा कि उन्होंने यहाँ के जो मूल आदिवासी समाज है, दलित है, पिछड़े है, उसके लिए बहुत सारी मतलब उसको फोकस किया। वो आप मैया योजना हो गई या इस तरह की कई योजनाएं हैं,
साड़ी धोती हो गया, या बिरसा आवास योजना हो गया, या मुख्यमंत्री आवास योजना हो गया, गरीबों के हित में तो उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। एजुकेशन पे भी उनका एक ध्यान आप देखिए कि आदिवासी बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जो है भेजने का भी उन्होंने शुरू किया। अब वो किया, आप देख लीजिए जो पिछले 20 वर्षों में राजधानी को कोई फ्लाईओवर नहीं मिला था, उसको भी उन्होंने पूरा कराया। मतलब शुरुआत तो उन्हीं के कार्यकाल में, भले उसका डेट इधर उधर शुरुआत अभी हुआ है इस वर्तमान सरकार में, लेकिन बना तो उसी समय उसी कार्यकाल में उनका बना है। नहीं, नगर विकास जब ड्रेनेज और सीवरेज का हेमंत सोरेन ने काम किया था। नहीं, इसमें एक जो आज के डेट में आदिवासियों के सबसे बड़े नेता के तौर पे और ओवरऑल भी अगर देखा जाए जिस तरीके से एक बड़ा चंक उन्होंने तैयार कर लिया है आदिवासी, मुस्लिम और क्रिश्चियन का, और ओबीसी के भी एक वर्ग में उनका जो है वोटर के तौर पे तो लोग तैयार हुए ही हैं। मतलब इसमें क्या देखते हैं, क्या ये जो उनका जेल जाना एक ये रहा, या फिर कुछ और आप मानते हैं कि जेल जाने के अलावे भी उनका जो अपना जो काम करने का जो तौर तरीका है उसके वजह से उनकी इतनी लोकप्रियता बनी? देखिए, प्रजातंत्र में सबसे मूल होता है वोटर और उनका समर्थन हासिल करना। तो झारखंड भाई कोई भी यही कहता है जो आदिवासियों के लिए झारखंड बना, तो आदिवासियों के लिए उन्होंने तो काम शुरू कर दिया है, और आदिवासी जो मूल यहाँ के वोटर है वो आज हेमंत सोरेन को ही अपना नेता मान भी रहे हैं, और हेमंत सोरेन का ध्यान भी उस पर है और वो इस पर लगातार काम भी कर रहे हैं। तो इस नज़रिए से तो देखिएगा तो हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं, और हेमंत सोरेन का दूसरी जो बात है, जो जेल जाने के बाद या जैसे जैसे उनका कार्यकाल आगे बढ़ रहा है, वो एक परिपक्व राजनीतिज्ञ का मतलब संदेश तो दे रहे हैं अपने विपक्षी को भी, अपने दल के लोगों को भी, ये तो उनमें है। दल के लोगों को तो जब 2019 के अलावे जब फिर 2024 में जीत करके आए जेल से लौटने के बाद, तो वो जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसी दिन मैसेज हेमंत सोरेन ने दे दिया था। अकेले जब शपथ उन्होंने लिया, देखिए, तो उस दिन तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई अब 2024 से हेमंत सोरेन शो चलेगा। नहीं, मेरा वो कहना नहीं है, मेरा कहना है कि अगर नेतृत्व कमजोर होता है, उसकी समझ कमजोर होती है या उसका विजन कमजोर होता है, तो पार्टी में बिखराव या टूट का एक सवाल खड़ा होने लगता है ना, कितनी भी बड़ी पार्टी है। तो इस नजरिए से अगर देखिएगा तो पार्टी सरकार के साथ साथ उन्होंने पार्टी पर भी मजबूत पकड़ बनाई है। बिल्कुल, और तब जब जेल से लौटने के बाद चंपाई सोरेन जब अलग हुए, बीजेपी में चले गए, तो आप ये देखिए कि जेल जाने के पहले जो एक आरोप लगते रहा हेमंत सोरेन के ऊपर, गुरुजी के ऊपर, कि परिवार से बाहर वो नहीं निकल पाते हैं, लेकिन उस बाउंड्रीज को तोड़ करके उन्होंने चंपाई सोरेन को जिम्मेदारी दी। अब बाद में जो परिस्थितियां रही, चंपाई सोरेन हटाए गए, इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को वो बचाए रखे, टूट नहीं पाया पार्टी। हाँ बिल्कुल, देखिए 7 बिंदु थे जिस पर जेएमएम ने समर्थन वापस लिया था। उसमें एक था नियोजन नीति, स्थानीय नीति भी। जब 13 महीने के मुख्यमंत्री का जो 28 महीने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट तो उसमें गिरा, लेकिन 13 महीना में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस विषय को लेकर क्या किया, कमेटी बनाई, पर देखा कि विधायकों का रुख और कांग्रेस का रुख वैसा नहीं है, तो वो उन्होंने उस विषय को छोड़ के बाकी सब अच्छा काम किया। तो उस लहर और के बावजूद भी जो कहा जा रहा था कि मोदी का लहर है, फिर भी जेएमएम 18 से 19 हुई थी, कम नहीं हुई थी। तो वो पहला इस्टेब्लिश हो गया कि ये विवादित मुद्दे को अभी नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन इनकी अच्छी समझ है, और राज्य के लोगों ने कहा कि ही इज द मैन ऑफ फ्यूचर, तो इसलिए उनको एक सीट बढ़ा के दिया ताकि आपने अच्छा 13 महीना में काम। जब 14 में जब रघुवर जी की सरकार बनी और फिर इनको जब मौका मिला, तो इन्होंने जो काम किया, जो योजनाएं लाई, उसके बाद समाज का एक बड़ा तबका जो है, सिर्फ ट्राइबल ही नहीं, इन पे विश्वास करने लगा कि ये ठीक है, ये बेटर है। अब जब दूसरी पाली में आए हैं तो ऐसे कई समाज के लोग थे जो जेएमएम से सामान्यतः दूरी बनाए रखते थे, वो अब धारणाएं टूट रही हैं।
मतलब बाजार के लोग, अपर क्लास के लोग भी जो है झारखंड में हेमंत सोरेन में अपना फ्यूचर देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल देख रहे हैं, सहजता के साथ देख रहे हैं, और मतलब कह रहे हैं कि नहीं अच्छा है। पहले ये जेएमएम को लेकर सोच नहीं थी, कई क्षेत्रों में नहीं थी और पार्टी को, लेकिन अब हेमंत सोरेन को जो गुरुजी सबका ख्याल रखते थे, इसमें कहीं दो राय नहीं। आप किताब भी पढ़ेंगे कि छठ कराने के लिए वो जेल में जब भूख हड़ताल करवा दिया, और सबके लिए जब यहाँ डोमिसाइल का मुद्दा उठा, गुरुजी ने ही सबसे पहला बयान दिया था, सिर्फ वो रोकने के लिए कि झारखंड में रहने वाला हर कोई झारखंडी। तो गुरुजी बहुत परिपक्व और बहुत शानदार नेता थे, लेकिन वो छवि से बाहर नहीं आ पाए थे। लेकिन हेमंत सोरेन उस जेएमएम की छवि को तोड़ दिए, और ये जेएमएम सबका जेएमएम वाली छवि में जो सेकेंड टर्म है वो अब आ गए। तो अब इनका फिलहाल अगर कोई सरकार बहुत बड़ी गलती ना कर दे तो मुझे नहीं लगता कि जेएमएम अब इस स्टेज से कहीं पीछे घसेगी, चाहे कोई भी परिस्थिति। बोल रहे हैं कि और मजबूत ही होते जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्या इसमें एक चीज आप मानते हैं कि ये जो, चूंकि रघुवर दास का जिक्र जब हम लोग कर रहे थे तो हमने उनके कामकाज के साथ उनके व्यवहार का भी जिक्र किया, हेमंत सोरेन को लेकर के यह कहा जाता है, चर्चा होती है, खास करके जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी के भी नेताओं से जब हम लोग बातचीत करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि देखिए कुछ भी हो, आदमी तो बहुत विनम्र हैं, बहुत सहजता के साथ मिलते हैं, विनम्रता के साथ पेश आते हैं। नहीं, विनम्र है भी, बातचीत में भी कभी उन्होंने किसी भी नेता के विरुद्ध ऐसा कोई अश्लील या आपत्तिजनक बातें नहीं कही है, ये तो दिखता है। इसको हम आप कोई भी देख सकता है, जो किसी, चाहे बाबूलाल जी हो, अर्जुन मुंडा हो, जो कोई भी विपक्ष के नेता पर उनकी प्रतिक्रिया कभी भी गलत नहीं रही है। लेकिन हम एक चीज जरूर कहेंगे, जो आज भी और लगातार हेमंत सोरेन खुद बोल रहे हैं, यह झारखंड 25 वर्ष का युवा हो चुका है और अब यह एक नया इतिहास लिखेगा। झारखंड जो है सो देश के अन्य राज्यों के, विकसित राज्यों के तुलना में पैरेलल खड़ा होगा। तो आदिवासी, गरीब, दलितों के हित के साथ साथ अब झारखंड को बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है और इस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। और यह हेमंत सोरेन पर यह एक दायित्व भी है, जो ये इसका जब तक विकास नहीं होगा तो जो गरीब आदिवासी हैं वो, उनका पेट तो भरेगा, लेकिन उनका बाहर जाना, पलायन रुकना वो तभी संभव होगा जब झारखंड में विकास को गति मिलेगी और लोग यही अपना व्यवसाय और रोजगार ढूंढ सकेंगे। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे, जिससे, और यह अब बिहार के चुनाव के बाद यह संदेश भी आ रहा है, जो अन्य मुद्दों, जाति, धर्म, संप्रदाय के साथ साथ विकास को लेकर भी अब सरकार को आगे बढ़ना होगा। तो हमको लगता है जो हेमंत सोरेन जैसे परिपक्व नेता के लिए यह समझने में देरी नहीं हुई होगी, वो खुद समझ रहे होंगे। और वो समझ ही रहे होंगे, तब तो स्पेन और कहाँ घूम करके आए। और आज तो बकायदा उन्होंने स्थापना दिवस के कार्यक्रम में जब वो संबोधित कर रहे थे स्टेट को, तो बकायदा जिक्र किया कि कैसे वो एक रास्ता बना रहे हैं। हालांकि अब तो इतना लंबा टारगेट ले लिया जाता है कि मोदी जी के ही रास्ते पे एक तरीके से हेमंत सोरेन भी चल रहे हैं। 2050 का लक्ष्य रख दिया है, जैसे प्रधानमंत्री ने 2047 का लक्ष्य रखा है, हेमंत सोरेन जी ने 2050 का लक्ष्य रखा है। तो हम लोग आज कोशिश कर रहे थे, स्थापना दिवस आज 25वां वर्षगांठ है झारखंड का, हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश की कि जो एक राजनीतिक सफरनामा है 2000 से लेकर के 2025 तक, जितने लोग जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे, जिन्होंने राज्य को चलाया, वो किस तरीके से आए, उनको कैसे मौका मिला, इन्हीं विषयों पे आज का हमारा ये बातचीत था। उसमें हेमंत सोरेन जी का एक उपलब्धि बताना भूल गए और जनता को बताना चाहिए, जो हाल के 4-5 वर्षों में जो उग्रवाद में कमी आई है, यह एक सरकार की अच्छी उपलब्धि है। नहीं बिल्कुल, लेकिन इसको लेकर के रघुवर दास जी को भी आपको क्रेडिट देना होगा, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल के दौरान एक बकायदा नारा था कि इसको हटाना है, 18 तक नक्सल मुक्त झारखंड कर देंगे। हालांकि मुक्त तो होने में चूंकि वैचारिक संघर्ष और इसमें अंतर होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो बहरहाल इस लाइव में इतना ही। आप जो भी दर्शक इस लाइव का हिस्सा बने, आप तमाम लोगों का बेहद ही शुक्रिया।